नमस्कार, मैं विश्वास राय स्वागत करता हूं टारगेट विद विश्वास राय चैनल में। आ, हमने आपसे कहा था कि हम डेली कुछ ना कुछ समय आपके पास आते जाएंगे। जैसे ही थोड़ा सा थकेंगे तो आपसे सीधा संपर्क करेंगे। आज हमने मन किया एक सीरीज चालू करने का, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, चाहे उसमें कृषक आंदोलन हो, चाहे उनमें भारतीय श्रमिक वर्ग का आंदोलन हो, चाहे मतलब कांग्रेस की स्थापना हो, औपनिवेशिक हो, या उसमें क्रांतिकारी हो, या गांधी युग हो, इस तरीके से पूरे पार्ट पे छोटे छोटे एक भाग बनाकर जो आपको अच्छा भी लगे, अगर आप चाहें तो उसे सुन सकते हैं, जब चाहें तब सुन सकते हैं, और उन चीज़ें आपके अंतः मन को पा जाएं, यानी मन हॉस्पिटल पर रुक जाएं। इसकी एक कोशिश हम करेंगे। और हमने पहले भी कहा है कि रोज़ाना एक वीडियो आपके पास जाएगा। वो मेरा यहाँ से होगा जब मुझे लगेगा कि हाँ, अब एक टॉपिक चुन के, हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे वो आप फैक्चुअल दृष्टिकोण से या आप डिस्क्रिप्टिव दृष्टिकोण से, जैसे भी आप चाहेंगे, वो आपकी सहायता करेगा। तो आज हमने एक टॉपिक चुना हुआ है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में। एक टॉपिक ऐसे ही इरेगुलर, मतलब प्रतिदिन आपके पास जाएगा, ये सीरीज लगातार चलेगी, उसके लिए एकदम निश्चिंत। बाकी चीज़ें आती जाएंगी, लेकिन ये एक सीरीज मैं चाहता हूँ कि पूरा A to Z चले। ये टॉपिक है भारतीय श्रमिक वर्ग आंदोलन। आज हम लेने वाले हैं, आज चर्चा करने वाले हैं भारतीय श्रमिक वर्ग आंदोलन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के प्रारंभ में भारत में आधुनिक उद्योग धंधों की जो नींव पड़ी थी। 1853 के पश्चात भारतीय संचार साधनों में मशीनों का प्रयोग होने लगा। आप भी जानते हैं कि अंतिम राजलेख था 1853 का, जो राजलेख आया था। रेल लाइनों को बिछाने तथा इंजन के लिए कोयला निकालने में हजारों श्रमिकों को रोजगार मिलने लगा। अलग बात है कि वो जो ला रहे थे रेलवे, वो अपने लिए ला रहे थे, हमारे लिए नहीं ला रहे थे। कार्ल मार्क्स ने भी कहा था इस बात को, लेकिन लॉर्ड डलहौजी का काल था। लेकिन जो रोजगार सृजन हो रहा था वो यहीं पे हो रहा था, इसमें कोई एक बट नहीं था। वह भारतीय श्रमिक वर्ग का प्रारंभिक काल था। इन परिस्थितियों में रेलवे उद्योग से संबद्ध अन्य आयोगों का विकास भी आवश्यक था। कोयला उद्योग का भी तेजी से विकास हुआ तथा उसमें हजारों श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान किए। इसके पश्चात कपास एवं जूट उद्योग का भी विकास शुरू हो चुका था। इंग्लैंड तथा शेष संसार में औद्योगिकरण के प्रारंभिक चरण में श्रमिक वर्ग को जिस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, भारतीय श्रमिक वर्ग ने भी भारत में उसी प्रकार के शोषण एवं कठिनाई का सामना किया। इन कठिनाइयों में कम मजदूरी, कार्य के लंबे घंटे, कारखानों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव इत्यादि प्रमुख थे। भारत में औपनिवेशिक शासन की उपस्थिति ने भारतीय श्रमिक आंदोलन को एक नई विशेषता प्रदान की थी। भारतीय श्रमिक वर्ग को दो परस्पर विरोधी तत्वों, उपनिवेशवाद, राजनीतिक शासन तथा विदेशी एवं भारतीय पूंजीपतियों के शोषण का सामना करना पड़ा। इन परिस्थितियों के कारण भारतीय श्रमिक आंदोलन अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक हिस्सा बन गया। जो श्रमिक वर्ग के उत्थान हेतु प्रारंभिक प्रयास किए गए थे, उनके बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। ये जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी, विशेषकर जो उदारवादी थे, जो लिबरल थे, जो उन्होंने एक तरह से ये कहें कि उन्होंने खुलकर स्वतंत्रता की बात नहीं की, वो धीरे धीरे प्रवेश करना चाहते थे। जैसे हमारे बाल गंगाधर तिलक, जो कि एक गरम दल से आते हैं, जिन्होंने इसी कांग्रेस को एक बार बेगिंग इंस्टीट्यूट, विपिन चंद्र पाल ने भी कहा था, लाल बाल पाल तीनों एक तरह से तो गरम दल से थे। जबकि कांग्रेस का जो शुरुआती दौर चल रहा था, वो जो दौर था वो उदारवादियों के हाथ में था। जो विशेषकर जो उदारवादी थे, हम इस पर बात कर रहे हैं कि भारतीय श्रमिकों की मांगों के प्रति उदासीन थे, नो डाउट। ब्रिटिश स्वामित्व वाले कारखानों में कार्यरत श्रमिकों एवं भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों में कार्यरत श्रमिकों को अलग अलग मानते थे। इनका मत था कि श्रमिक विधानों के निर्माण से भारतीयों के स्वामित्व वाले उद्योगों पर बुरा असर पड़ेगा। वर्गीय आधार पर आंदोलन में विभाजन के पक्षधर नहीं थे। इसीलिए उक्त कारणों से 1881 से 1891 के कारखाना अधिनियमों में इन्होंने समर्थन नहीं किया। यानी दो कारखाना 1881 और 1891 है। ये लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लैंसडाउन,
इस प्रकार श्रमिकों की दशाओं में सुधार के लिए किए गए प्रारंभिक प्रयत्न आत्म केंद्रित थे तथा इनकी प्रकृति पृथक, वैयक्तिक, विशिष्ट एवं स्थानीय समस्याओं की थी। स्थानीय समस्या ज़्यादातर ही प्रभावी बन रहे थे इन आंदोलनों के लिए, जो कि एक भारतीय श्रमिक वर्ग आंदोलन था जो अंदर से एक अजीब घुटन महसूस कर रहा था। 1870 सासीपता बनर्जी ने एक श्रमिक क्लब की स्थापना की। ये बात याद रखिएगा, 1870 में शशिपदा बनर्जी ने एक श्रमिक क्लब की स्थापना की तथा भारतीय श्रमजीवी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। 1878 सोराबजी सपुरजी बंगाली ने श्रमिकों को कार्य की बेहतर दशाएं उपलब्ध कराने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया। समय था 1878, जिसके बाद बंबई विधान परिषद ने इसे पारित कर दिया। 1880 नारायण मेघाजी लोखंडे ने दीनबंधु नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। बंबई मिल एवं मिल हैंड एसोसिएशन, एकदम याद रखिएगा, बंबई मिल एवं मिल हैंड एसोसिएशन 1880 नारायण मेघाजी लोखंडे ने स्थापना किया। 1899 ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे की प्रथम हड़ताल आयोजित की गई। इस हड़ताल को अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हुआ। तिलक ने अपने समाचार पत्रों मराठा एवं केसरी के द्वारा हड़ताल का भरपूर समर्थन किया। हड़ताल का भरपूर समर्थन किया। इस समय देश के कई प्रख्यात राष्ट्रवादी नेताओं यथा बिपिन चंद्र पाल, जी सुब्रमण्यम अय्यर ने भारतीय श्रमिकों की दशा में सुधार करने तथा उनके नियम कानून बनाए जाने की मांग की। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन का एक समय आता है जब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी कर दिया जाता है और उसी समय एक स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल में ही नहीं पूरे भारत का एक आवरण में आ जाता है, जहाँ पे रक्षाबंधन दिवस, यानी मतलब पूरा एक भारतीयों में एक जागृति, लॉर्ड कर्जन है। जबकि गोपाल कृष्ण गोखले ने इसी व्यवस्था में लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से कर दी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान श्रमिकों का क्या एक वर्ग था जो आंदोलन कर रहा था, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। श्रमिकों ने विस्तृत राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी निभाई। अश्वनी कुमार बनर्जी, प्रभात कुमार राय चौधरी, प्रेमतोष बोस, अपूर्व कुमार घोष ने अनेक हड़तालों का आयोजन किया। इनकी हड़तालों के क्षेत्र थे सरकारी मुद्रणालय, रेलवे एवं जूट उद्योग। रेलवे एवं जूट, इस समय श्रमिक एवं व्यापार संघों की स्थापना के प्रयत्न भी किए गए, किंतु उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। सुब्रमण्यम अय्यर एवं चिदम्बरम पिल्लई के नेतृत्व में तूतीकोरिन में हड़तालों का आयोजन किया गया और बाद में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तत्कालीन सबसे बड़ी हड़ताल का आयोजन उस समय किया गया जब बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया। आपको पता होगा कि इन्हें 6 माह की कारावास और पत्रकारिता के क्षेत्र में जेल जाने वाले बाल गंगाधर तिलक पहले व्यक्ति थे। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक द अनरेस्ट इंडिया में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहता है। भारतीय अशांति का, याद रखिएगा, 1905 का वक्त बीतता है। 1914 से 1919 तक एक पहला विश्व युद्ध है। अब इसमें भी हम देख लेते हैं कि इस पहले विश्व युद्ध में ये जो भारतीय श्रमिक वर्ग है वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के दिनों एवं उसकी समाप्ति के पश्चात दोनों समयावधियों में वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई तथा निर्यात बढ़ा, जिससे उद्योगपतियों ने अभूतपूर्व लाभ कमाया, किंतु श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम ही रही। मजदूरी में कोई अंतर नहीं रहा, वो लाभ कमाते रहे, नियोक्ता और कर्मचारी में विभेद बना रहा। इसी बीच भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर गांधी जी का उद्भव हुआ। 9 जनवरी 1915, यानी ये पहला विश्व युद्ध जब चल रहा है तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं। इसीलिए प्रत्येक 9 जनवरी को भारत सरकार, याद रखिएगा, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाती है। एटक एक शब्द आता है, एटक, AITUC, एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। फिर से बोलूंगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एटक। एटक 31 अक्टूबर 1920 को ऑल
इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। उस वर्ष 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय एटक के प्रथम अध्यक्ष तथा दीवान चमन लाल इसके प्रथम महासचिव चुने गए। लाला लाजपत राय ऐसे प्रथम नेता थे जिन्होंने पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ने का प्रयास किया। याद रखिएगा, कौन सा ऐसा नेता था जिसने पूंजीवाद को साम्राज्यवाद के साथ जोड़ने का प्रयास किया? आंसर होगा लाला लाजपत राय। याद रखिएगा, अनहैप्पी इंडिया इन्हीं की पुस्तक है। और जब साइमन गो यानी गो बैक साइमन, जब बैक साइमन का नारा लगाया गया तो यही हैं जिन्हें लाठियों की चोट पड़ी, और इनका एक कथन आता है कि मेरे शरीर पर पड़ी लाठियों की एक एक चोट अंग्रेजी ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। आते हैं, बात करते हैं। इनके अनुसार साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसके अनुसार साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं, तो फिर आंसर एक ही जाने वाला है, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में आया। इस अधिनियम के द्वारा 3 चीजें निकल कर बाहर आई। ट्रेड यूनियन अधिनियम कब आया? 1926। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में आया है। 3 चीजें निकल कर बाहर आई हैं। पहला, व्यापार संघों की वैध संगठनों के रूप में मान्यता दे दी गई। दूसरा, व्यापार संघों की गतिविधियों के पंजीकरण एवं नियमन संबंधी कानूनों की व्याख्या की गई। तीसरा, व्यापार संघों की गतिविधियों को नागरिक एवं आपराधिक गतिविधियों की परिधि से बाहर माना गया, किंतु उनकी राजनीतिक गतिविधियों के लिए कुछ सीमाएं भी तय कर दी गई। 1920 के यदि हम पश्चात आए तो इस अवधि के पश्चात 1920 असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो चुका। उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो भारतीय श्रमिक वर्ग आंदोलन है अब कैसे आगे बढ़ रहा है। इस अवधि के पश्चात साम्यवादी आंदोलन के उत्थान के फलस्वरूप व्यापार संघ आंदोलनों में कुछ क्रांतिकारी और सैनिक भावना आ गई। 1928 में गिरनी कामगार यूनियन के नेतृत्व में बंबई टेक्सटाइल मिल में 6 माह लंबी हड़ताल का आयोजन किया गया। इस पूरे वर्ष में औद्योगिक जगत में अभूतपूर्व उथल पुथल की स्थिति रही। इस अवधि में विभिन्न साम्यवादी नेताओं में क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया भी परिलक्षित हुई। इस काल में साम्यवादी नेताओं में S.A. डोंगे, मुजफ्फर अहमद, P.C. जोशी और सोहन सिंह जोशी इत्यादि प्रमुख थे। उग्रवादी प्रभावों के परिप्रेक्ष्य में व्यापार संघ आंदोलन की बढ़ती क्रियाशीलता के कारण सरकार चिंतित हो गई तथा उसने इस आंदोलन पर रोक लगाने के लिए वैधानिक कानूनी प्रक्रिया का सहारा लिया। इस संबंध में सरकार ने श्रमिक विवाद अधिनियम 1929 तथा नागरिक सुरक्षा अध्यादेश 1929 यानी पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस 1929 बनाया। याद रखिएगा, पब्लिक सेफ्टी बिल 1929, जिसके विरोध पे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली बम कांड किया था। यही बिल पास हो रहा था और चेयरपर्सन पर विट्ठल भाई पटेल बैठे थे। आते हैं आगे। उग्रवादी प्रभावों के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इस बात को देखें तो श्रमिक विवाद अधिनियम 1929 द्वारा 2 चीजें लाई गई। पहला, श्रमिक विवादों के समाधान हेतु जांच एवं परामर्श आयोग की स्थापना को अनिवार्य बना दिया गया। और दूसरा जो लाया गया, रेलवे, डाक, पानी और विद्युत संभरण जैसी सार्वजनिक सेवाओं में उस समय तक हड़ताल नहीं की जा सकती जब तक प्रत्येक श्रमिक लिखित रूप से 1 मास की पूर्व सूचना प्रशासन को ना दे दे। ये तो पूरा अधिकार ही छीना जा रहा था। एक षड्यंत्र है जो बार बार एग्जामिनेशनों में आता रहता है। यदि आप वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक छोटी सी बटन सब्सक्राइब, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बस इतना सा, बाकी तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मेरठ षड्यंत्र केस 1929, मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया तथा मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चलाया गया। उन पर आरोप लगाया गया कि ये सम्राट को भारत की प्रभुसत्ता से वंचित करने का प्रयास कर रहे थे। इन नेताओं में मुजफ्फर अहमद, S.A. डोंगे, जोगलकर, फिलिप स्प्रॉट, वैन ड्रैबली, शौकत उस्मानी तथा अन्य सम्मिलित थे। इस मुकदमे को पूरे संसार में समर्थन मिला, परंतु इसके श्रमिक आंदोलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
1930 में गांधी जी के नेतृत्व में चलाए जा रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन, जानते हैं आप, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये एक दांडी यात्रा निकली, जब 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कर दिया गया। जो गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा था, इसमें श्रमिकों ने सक्रियता से भाग लिया, किंतु 1931 के पश्चात इसमें कुछ कमी आई। इसका प्रमुख कारण क्या था? 1931 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में विभाजन हो गया। इस वर्ष दक्षिणपंथी मध्यम मार्गियों, जिनके नेता एम.एन. जोशी, वीपी गिरी, मृणाल कांति बोस थे, ने एटक से अलग होकर भारतीय ट्रेड यूनियन संघ, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कर दी। याद रखिएगा, 1931 में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कर दी गई। अब श्रमिक वामपंथी दल में साम्यवादियों, कांग्रेसी, समाजवादियों एवं वामपंथी राष्ट्रवादियों जैसे नेहरू एवं बोस जैसे नेताओं का गठबंधन था। अब 1937 में प्रांतीय आम चुनाव हुए। 1937 में प्रांतीय आम चुनाव हुए। उस प्रांतीय आम चुनाव के समय जो था, 19 चुनाव में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने कांग्रेस के उम्मीदवारों का समर्थन किया। बाद में विभिन्न प्रांतों में गठित कांग्रेसी सरकारों ने व्यापार संगत विधियों को अपना समर्थन दिया। सामान्यतः श्रमिकों की मांगों के प्रति कांग्रेसी सरकारों का रवैया सहानुभूतिपूर्ण था। इस दौरान अनेक श्रमिक समर्थक विधान बनाए गए। 1939 टू 1945, 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रारंभ में श्रमिक संघों एवं नेताओं ने युद्ध का विरोध किया, किंतु 1941 में रूस के मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में सम्मिलित हो जाने के उपरांत उनका रुख परिवर्तित हो गया तथा साम्यवादियों ने इसे पीपुल्स वॉर, लोगों का युद्ध कहकर इसका समर्थन प्रारंभ कर दिया। क्योंकि साम्यवादी, रशिया साम्यवादी था और जनक था, अतः साम्यवादियों ने इसे पीपुल्स वॉर की एक संज्ञा दे दी। साम्यवादियों ने भारत छोड़ो आंदोलन से भी स्वयं को पृथक कर लिया तथा शांतिपूर्ण औद्योगिक नीति की वकालत प्रारंभ कर दी। 8 अगस्त 1942 क्विट इंडिया स्टार्ट किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन, जो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हो गया। अंग्रेजों ने सुबह तड़के ही ऑपरेशन 0 आवर चलाया, जब कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। साम्यवादियों ने यहां से स्वयं को अलग कर लिया और केवल शांतिपूर्ण औद्योगिक नीति का समर्थन किया। 1947 के अवधि में श्रमिकों ने युद्धोपरांत हुए राष्ट्रीय विप्लवों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1945 में बंबई और कलकत्ता के बंदरगाह मजदूरों ने इंडोनेशिया भेजे जाने वाली रसद को जहाज़ों को लादने से इनकार कर दिया। 1946 में शाही नौसेना, INS तलवार, शाही नौसेना में विद्रोह होने पर मजदूरों ने इनके समर्थन में हड़तालें की। बहुत महत्वपूर्ण। और ये जो पैच कराया, समझौता कराया, मध्यस्थता कराया, शाही सेना विद्रोह में इनके बीच जो मध्यस्थ के रूप में गए थे वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उपनिवेशी शासन के अंतिम वर्षों में मजदूरों ने पोस्ट, रेलवे, अन्य प्रतिष्ठानों में आयोजित हड़तालों में भागीदारी निभाई। हाँ, राजनीतिक विचारधारा के आधार पर श्रमिक आंदोलनों का ध्रुवीकरण हो गया। अब तक आपने देखा भारतीय श्रमिक वर्ग आंदोलन। आज केवल इतने पे ही रोकते हैं, भारतीय श्रमिक वर्ग आंदोलन पे। अगला जो आएगा वो हम कृषक आंदोलन पे आएंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सन्यासी विद्रोह, पावना, मोपला, मतलब संथाल, जनजाति, सभी विद्रोहों पर हम एक एक वीडियो पे आपसे चर्चा करेंगे। आशा करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।